स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी की पाठशाला में। शब्द शक्ति हम पढ़ रहे थे और शब्द शक्ति के भेदों तक हमने चर्चा कर ली थी। शब्द शक्ति की परिभाषा हमने जान ली थी कि शब्दों में अंतर्निहित अर्थ व्यक्त करने के व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। उनके 3 प्रकार के जो शब्द थे शक्ति के अनुसार, उन पर चर्चा कर ली थी, वाचक, लक्षक और व्यंजक। उन्हीं शब्दों के आधार पर हमने वाचक शब्द में निहित वाच्यार्थ शब्दों के बारे में जान लिया था, लक्षक शब्द जो लक्ष्यार्थ प्रकट करते हैं ये जान लिया था, और व्यंजक शब्द जो व्यंग्यार्थ प्रकट करते हैं ये जान लिया था। और इन्हीं के आधार पर जो शब्द शक्ति के प्रकार थे, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम इनके भेदों पर चर्चा कर लेते हैं। आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अभिधा शब्द शक्ति। यह मैं आपको बता दूं, अभिधा शब्द शक्ति हमने पढ़ा था। अभिधा शब्द शक्ति में वाचक शब्द होते हैं और वाचक शब्द वाच्यार्थ प्रकट करते हैं। वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ प्रकट करते हैं। ये वाच्यार्थ शब्द, अभिधेयार्थ शब्द, इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है जो वक्ता कहता है, वक्ता के कहने के उस साधारण अर्थ को हम वाच्यार्थ कह सकते हैं, या संकेत अर्थ को हम वाच्यार्थ कहते हैं। अर्थात जो वाक्य है उस वाक्य के साधारण से साधारण अर्थ को हम क्या कहते हैं? वाच्यार्थ कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करें तो पंडित रामदहीन मिश्र ने कहा है कि साक्षात संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जो संकेत अर्थ, मूल अर्थ प्रकट किया गया है उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति। इसके बाद आचार्य मम्मट ने, उनके अनुसार साक्षात संकेतित अर्थ जिसे मुख्यार्थ कहा जाता है उसका बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कह सकते हैं। यह भी हमारी अच्छी परिभाषा है। एक रीतिकालीन आचार्य के अनुसार क्या कहा गया है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि अनेकार्थक हु शब्द में एक अर्थ की भक्ति तिहि वाच्यार्थ को कहे सज्जन अभिधा शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति को क्या बताया है? सज्जन शब्द शक्ति बताया है, जो साधारण अर्थ, वाच्यार्थ अर्थ प्रकट करता है, साधारण शब्दों का इस्तेमाल करता है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी शब्द के मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का, संकेतित अर्थ का, सरलार्थ का, शब्दकोशीय अर्थ का, नामवाची अर्थ का, लोक प्रचलित अर्थ का या अभिधेय अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति होती है। ये एक ही बातें हैं। नामवाची अर्थ हो, शब्दकोशीय अर्थ हो, सरलार्थ हो, संकेतित अर्थ हो या वाच्यार्थ हो या मुख्यार्थ हो, इन सभी का भाव एक ही है कि वाच्यार्थ प्रकट करने वाली या मुख्यार्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति होती है अभिधा शब्द शक्ति, सबसे सरल शब्द शक्ति। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि शब्द की जिस शक्ति के कारण शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे हम
अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यह भी हम परिभाषा ले सकते हैं सीधी सीधी। ऊपर भी दो आचार्यों ने परिभाषा दी है, उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके शब्दकोश में भी अनेक अर्थ दिए जाते हैं, जैसे कनक यानी सोना, कनक यानी गेहूं, और कनक यानी दतूरा। तो कनक कनक के कई अर्थ दिए जाते हैं, सोना भी, दतूरा भी। तो वहां हम क्या लें? वहां हम परेशान हो, कंफ्यूजन हो तो कैसे करें? कनक का कौन सा अर्थ लिया जाए वहां पर? इसका ज्ञान प्रसंग से, मतलब किस प्रसंग में वो बात कही गई है उसके आधार पर उसका सीधा अर्थ लिया जाएगा, मुख्य अर्थ लिया जाएगा, या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध को जोड़ा जाएगा और उसका साधारण अर्थ ले लिया जाएगा। इसी प्रकार अभिधा शब्द शक्ति के कुछ उदाहरण हैं, देख सकते हो आप, इनमें भी समझ जाओगे। मोती एक नटखट लड़का है। मोती एक नटखट लड़का है। यहां पर मोती शब्द है वो क्या है? एक लड़के का नाम है। यहां पर मोती एक लड़के का नाम है, नटखट लड़का है। साधारण अर्थ है, सीधा अर्थ है, कोई अर्थ में बाधा नहीं है। दूसरा है उसके हार के मोती कीमती हैं। तो यहां पर मोती जो जल से उत्पन्न होता है, एक कीमती वस्तु, क्योंकि हार से उसका संबंध जुड़ गया वहां पर, तो मोती एक वस्तु हो गया, कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। हरि पुस्तक पढ़ रहा है। पता चल गया कि हरि नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरे शब्दों से पता चल गया है कि पुस्तक पढ़ने वाला हरि नाम का कोई व्यक्ति है। अगला है हमारा, विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया। अब यहां पर विष्णु ने नारद को किसी प्रसंग में यानी किसी कहानी में किसी समय में हरि का रूप दिया था। वहां पर हरि का रूप मतलब बंदर का रूप दे दिया था नारद को। इस प्रसंग के अनुसार नारद को जो रूप दिया गया है उस हरि में हम बंदर का अर्थ निकाल लेंगे, और यहाँ एक व्यक्ति विशेष का नाम हमने निकाला था। यहाँ पर जैसे गाय दूध देती है, गधा घास चर रहा है, और भी बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं जो सीधे सीधे अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे विद्यालय में पेड़ लगाओ, अभिधा शब्द शक्ति है। गंगा देश की पवित्र नदी है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आदि आदि साधारण वाक्य जिसमें साधारण शब्दों का प्रयोग साधारण अर्थ में किया जाता है वो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत लिया जाता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। इसका एक उदाहरण छूट गया था, जैसे शेर जंगल में रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण मैंने बता दिए, वो भी आप लिख सकते हो। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है? मुख्यार बाधेत द्योगे रूढ़ितोत प्रयोजनात् अन्यर्थो लक्ष्यते लक्षणारोपिता क्रिया। मतलब ये है, जिस शब्द शक्ति में मुख्यार्थ बाधित हो जाए, अर्थात मुख्य अर्थ में क्या हो पैदा? बाधा, और रूढ़ि के माध्यम से उसका अर्थ लिया जाए, या किसी प्रयोजन के लिए किसी उद्देश्य के लिए कोई बात कही गई हो वो अर्थ लिया जाए, वहां लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहली बात, मुख्यार्थ में बाधा क्या होगी? मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ में बाधा, ठीक है। रूढ़ि के आधार पर यानी परंपरा से चले आ रहे शब्दों के आधार पर अर्थ लिया जाएगा। तीसरी बात, किसी प्रयोजन किसी उद्देश्य से कोई बात कही जाएगी, उसके आधार पर अर्थ लिया जाएगा। मतलब मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होगी, बाधा उत्पन्न होने के बाद कोई दूसरा अर्थ या कोई अन्य अर्थ लिया
जाएगा और वो अर्थ रूढ़ि के आधार पर होगा या किसी उद्देश्य से लिया जाएगा, वो लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा। अब रूढ़ि से लिया जाएगा तो रूढ़ि लक्षणा हो जाएगा, और किसी प्रयोजन या उद्देश्य से लिया जाएगा वो अर्थ, तो वो प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगा। अर्थात हमारी लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हो जाएंगे, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उनके उदाहरणों को जानेंगे और किस प्रकार से इनमें अंतर करेंगे ये भी हम जान लेंगे। तो आइए आगे की चर्चा कर लेते हैं। जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्य अर्थ से अभीष्ट अर्थ का बोध न हो, अभीष्ट अर्थ यानी मुख्यार्थ का बोध न हो। अभीष्ट अर्थ मतलब मुख्य अर्थ, साधारण अर्थ का बोध न हो, अर्थात शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो, तब किसी रूढ़ि से या किसी प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ से अभिप्रेरित अर्थ यानी इच्छित अर्थ का बोध होता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो इस आधार पर हम परिभाषा ले सकते हैं, जैसे मुख्य अर्थ में बाधा होने पर अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मुख्य अर्थ में बाधा होने पर अन्य अर्थ का बोध कराने वाली, जो रूढ़ि के आधार पर हो या प्रयोजन के आधार पर हो, उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। जैसे जानने से पहले हमने ये देखा कि लक्षणा शब्द शक्ति के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। शब्द के मुख्य अर्थ में क्या पड़ेगी? बाधा, हमने जान लिया था। शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाएगा, बिल्कुल। उस शब्द के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने के लिए कोई विशेष प्रयोजन होगा, रूढ़ि होगा या कोई विशेष प्रयोजन होगा अर्थ को ग्रहण करने के लिए। जैसे राम सदा चौकन्ना रहता है। अब यहाँ चौकन्ना शब्द जो है उसका अर्थ होता है चार कान वाला, लेकिन चार कान इसका अर्थ यहाँ पर बैठता नहीं है, तो हम जान लेंगे चौकन्ना मतलब सजग, सजग रहता है, जागृत रहता है। तो राम सदा क्या रहता है? सचेत रहता है, सजग रहता है। ये हमने इस अर्थ अर्थात चौकन्ना के चार कान वाला जो अर्थ है उसमें बाधा आने पर दूसरा अर्थ निकाला कि चार कान नहीं रहता है, सचेत रहता है, सावचेत रहता है। एक उदाहरण है, जैसे राजस्थान जाग उठा। अब राजस्थान कब सोया हुआ था जो जाग उठा? कोई व्यक्ति विशेष तो था नहीं। राजस्थान जाग उठा मतलब अर्थ का रुकावट हुआ, मुख्य अर्थ में बाधा आई। तो हमने जाना राजस्थान का मतलब है राजस्थान के लोग जाग उठे। जाग उठे मतलब जागृत हुए। मोहन ने कहा मेरा नौकर तो गधा है। अब यहाँ गधा जो शब्द है इसमें बाधा है, गधा शब्द के अर्थ में बाधा है। मोहन का नौकर चार पांव वाला थोड़ी है, बड़े कान वाला। गधा से यहाँ पर हमारा रूढ़ि के आधार पर दूसरा अर्थ ले लेंगे। गधा का हमेशा अर्थ लिया जाता है मूर्ख है, अर्थात मेरा नौकर मूर्ख है, यही अर्थ हम समझते हैं। अगला है, जैसे लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे। अब शेर का मतलब यहाँ पर वो हिंसक प्राणी नहीं, बल्कि शेर का मतलब साहसी। पंजाब के क्या थे? साहसी वीर थे। यह तो नीरी गाय है। अब यहाँ पर गाय का मतलब चौपाया जानवर नहीं, तो चौपाया जानवर अगर निकालेंगे तो वाक्य का अर्थ निकलेगा ही नहीं। तो गाय का हम अन्य अर्थ निकालेंगे, क्या निकालेंगे? नीरी गाय मतलब साधारण व्यक्तित्व वाली, साधारण व्यक्तित्व वाली। ठीक इसी प्रकार हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूं,
मेरा कुत्ता तो शेर का भी चाचा है। तो यहाँ शेर का चाचा है मतलब कोई संबंध थोड़ी है, अर्थात शेर से भी बहादुर है, साहसी है। गांव में कल लाठियां चली, लाठियां चली। गांव में कल लाठियां चली, तो लाठियां थोड़ी चली, लाठियां लिए हुए लोगों ने लाठियां बरसाई। एक और हम ले लेते हैं, दो बंदूकों ने सारे गांव को लूट लिया, लूट लिया। अब सबको पता है दो बंदूकों ने नहीं, दो बंदूक धारियों ने सारे गांव को लूटा है। तो मुख्य अर्थ में बाधा हुई है कि दो बंदूक कैसे लूट सकती हैं, लाठियां चल कैसे सकती हैं, शेर का कोई चाचा हो सकता है क्या। अर्थात मुख्य अर्थ में बाधा होगी, कोई दूसरा अर्थ ही लिया जाएगा। आज हमने अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में जाना। कल हम लक्षणा शब्द शक्ति के जो दो भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा के बारे में जानेंगे, इनमें क्या अंतर होता है, और व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में समझेंगे। आज की हिंदी की पाठशाला में बस इतना ही। ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।